ओके। क्लास हम लोग देख रहे थे इंटरनल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज फॉर क्वालिफाइड पर्सोनल, और उसके अंदर अब हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस देखने हैं। ठीक है, इसके अंदर दो डिसएडवांटेजेस थे इंटरनल सोर्सेज से जब आप हायरिंग करते हैं। फर्स्ट इज़ कि एक तो ये चीज़ आ जाती है क्योंकि एक बंदा नहीं होता जो प्रमोशन के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। देयर आर पूल ऑफ पीपल हु आर वेलकमिंग फॉर इंटरव्यू, और उनके दरमियान में जो एक ये कंपटीशन होता है वो इस चीज़ को इंटेंस कर देता है कि किसको प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं जिससे मोरल और परफॉर्मेंस जिन लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता या जो लोग सूटेबल नहीं होते या मेरिट जिस तरह का भी क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है वो से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते कुछ लोग के दे थिंक के वो ज़्यादा सूटेबल थे और जिसको प्रमोशन मिली है वो सूटेबल नहीं है। एक तो इस तरह का इश्यूज़ अराइज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि जो कंपटीशन है वो इन्हांस हो जाता है, जो कि कई दफ़ा नेगेटिव आउटपुट या नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है। सेकंड जो इशू आता है वो ये आता है कि ऐसा ना हो कि जब हम लोगों को हायर कर रहे हैं तो उनका क्योंकि एक्सपोजर लिमिटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन तक, तो ऐसा ना हो कि आइडियाज़ और इनोवेशन हैं वो एक जगह पे रुक जाएं, स्टिफल्ड हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह के एटीट्यूड से बचने के लिए भी मतलब कोशिश की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशंस बाहर से हायरिंग्स करे ताकि टैलेंट आए, एक्सपोजर आए और एक जगह पे इनोवेशन रुक ना जाए। ठीक है, उसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन विद इन मतलब अपने ही उस करंट एम्प्लॉयज़ में से प्रमोट करती है तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इश्यूज़ देखने पड़ते हैं, कुछ इश्यूज़ बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जिसमें से ये है कि जो एक तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मैनेजमेंट के ऊपर कि वो जो प्रमोट कर रहे हैं जिनको वो इस काबिल हैं कि वो लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील कर सकें, हैंडल कर सकें। एक तो ये वाला इशू आ जाता है। जो सेकंड इशू आ जाता है वो आ जाता है कि डिज़ायरेबिलिटी ऑफ यूजिंग सीनियरिटी एज अ बेसिस फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, कि जो मोस्टली यूनियंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस काम कर रही होती हैं, उनकी ये प्रेफरेंस होती है कि सीनियरिटी बेसिस के ऊपर प्रमोशंस दी जाएँ। ऐसा ना हो, मतलब वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस उनकी जैसी भी रही है, कोई 20 साल से काम कर रहा है तो उसका राइट है कि उसको प्रमोट किया जाए, जबकि दूसरी साइड पे कोई 5 साल से काम कर रहा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है उस 20 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस से, तो उसको प्रमोशन देनी चाहिए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कंसर्न होता है कि सीनियरिटी बेसिस के ऊपर ना हो, परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर हो, जबकि जो यूनियंस हैं या जो लोग हैं वो कहते हैं सीनियरिटी बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल हायरिंग्स में देखने पड़ते हैं। ठीक है, एक और सोर्स आता है इंटरनल हायरिंग्स का, वो जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग आता है। अच्छा, जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग में क्या होता है, ये इंटरनल मेथड है रिक्रूटमेंट का। इसमें ना नोटिसेस इशू कर दिए जाते हैं। जो भी अवेलेबल जॉब्स होती हैं उसका नोटिस जो होता है किसी हेडक्वार्टर या किसी सेंट्रल लोकेशन पे, यानी कि जो मेन उनका हेड, हम उसको हेड ऑफिस कहेंगे, हेड ऑफिस पे उधर भेज दिया जाता है और वहाँ से सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ को, और उनको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इसमें आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, क्या है जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग? दिस इज़ सिंपली अ मेथड of informing employees of job vacancies by posting a notice in central locations and giving a specified period to apply for the job। ठीक है, और स्पेसिफाइड उनको एक पीरियड और टाइम दे दिया जाता है टू अप्लाई करते हैं वो आप जॉब के लिए। इसके अंदर मोस्टली जो है सुपरवाइजर्स को भी मेमोज लिखे जा सकते हैं, उनको ईमेल्स की जा सकती हैं और उनको मतलब अवेयर कर दिया जाता है अबाउट द जॉब टाइटल के पे क्या होगी और नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, जो इसका यूजुअल एक जनरल प्रोसीजर है इन एप्लीकेशंस का, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो भेज देता है इनिशियल रिव्यू के लिए, और फिर वो आगे फर्दर रोटेट हो जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में और लोग उस पर अप्लाई करते हैं और उसमें से बेस्ट जो सूटेबल वैकेंसी होती है उसको फिल आउट कर दिया जाता है बेस्ट रिसोर्स के साथ। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मैनेजर जो होता है वो भी आपका इंटरव्यू ले सकता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले भी आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, और फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जितनी भी सर्विस थी और जो भी उनका क्राइटेरिया उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। ठीक है,
सीनियरिटी को भी देखा जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, आपकी एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन को भी देखा जाता है, और भी क्राइटेरियाज़ को देखा जाता है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, आप कितना अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, और ये सब क्राइटेरियाज़, ठीक है। और फिर कोई फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, जो सक्सेसफुल जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग है उसमें स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसमें जो सजेशंस दिए हुए हैं वो क्या हैं, कि वो कह रहे हैं कि हर तरह की प्रमोशन भी पोस्टेड होनी चाहिए और ट्रांसफ़र्स भी पोस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से पहले पहले जो है इसकी हो जानी चाहिए, इसकी जो ओपनिंग्स हैं वो पोस्ट कर देनी चाहिए, ताकि लोग टाइमली इसमें अप्लाई कर दें, और इंटरव्यूज़ वगैरह एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से पहले हो जाने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, एक बात ये है कि जो एलिजिबिलिटी रूल्स हैं, मतलब जो क्राइटेरिया है इनका जॉब पोस्टिंग सिस्टम का, वो डेवलप्ड होना चाहिए, मतलब वो सही से कम्युनिकेट होना चाहिए ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर ऐसा होता है कि मोस्टली लोगों तक बात ही नहीं पहुंचती, ठीक है, और वह सिंपली चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब उनको पता चलता होता है कि पूरी जो हायरिंग्स थी वो हो चुकी हैं, और सिर्फ मतलब ऑलरेडी फ्रॉड हो रहा होता है इसमें, कि जिन लोगों को उन्होंने हायर करना होता है बस उन्हीं को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप आके इंटरव्यूज़ दे दें। ऐसा भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी तरह इन्फॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बात नहीं होती। तो इसमें भी ऑफ कोर्स रेफरेंसेस और ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ सिलेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द नोटिस, और नोटिस में वो कहते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स भी मेंशन होने चाहिए। ये ना हो कि आप एलिजिबल हैं लेकिन बाद में पता चल रहा है कि आपको इन चीज़ों की वजह से नहीं रखा जा रहा। लाइक वही बात है कि ये RSM के रेफरेंस से था, डैट इज़ इसको प्रेफरेंस दी गई है, या ये अलम से पढ़ के आया इसको प्रेफरेंस दी, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है जो कि हिडन हो। तो वो कहना है कि हर तरह की चीज़ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें रीडिंग बहुत ज़्यादा है, हम लेक्चर्स के अंदर इसको फुली पूरा नहीं कर सकते। फिर आगे ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करती हैं, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में से ही नहीं हायर करती, बाहर से या डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करके दूसरा पूल लेकर आती हैं और एक्सटर्नल हायरिंग करती हैं। इसके पीछे वेरियस रीज़न हो सकती हैं। आप एक्सपोजर चाहते हैं, आप वेलकम करना चाहते हैं डिफरेंट आइडियाज़ को, आप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉलिटिक्स क्रिएट होगी रेफरेंसेस और इन चीज़ों की वजह से उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कहती हैं कि इट्स बेटर कि हम एक्सटर्नल हायरिंग कर लें, या मे बी ऑर्गेनाइजेशन समझती हैं कि जो हमारे करंट रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते, उनके पास या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या सीनियरिटी लेवल उसके लिए आपको हाई चाहिए जो कि आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप कहते हैं कि हम एक्सटर्नली ही हायर कर लेते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल, मतलब आप अभी जो है टेक्निकल स्टाफ में डील कर रहे थे, अब आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, या आपको मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ की तरफ जाना है, तो कैटेगरी चेंज आ रहा है, या किसी भी चेंज की वजह से आप आउटसाइड से रिक्रूट करते हैं या वेलकम करते हैं, ठीक है। इसमें इसी तरह की बातें होंगी, आप इसको रीड आउट कीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी ऐसा मसला है। हाँ, एडवांटेजेस तो मैंने इसके आपको बता दी हैं कि आप न्यू आइडियाज़ को वेलकम करना चाहते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एक्सपोजर चाहते हैं, या फिर आपको ये चीपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीपर है कि वो हायर करे बाहर से रिसोर्स को, ठीक है, बजाय ये कि वो इंटरनली पहले लोगों को ट्रेन कर रही है और ये सब कुछ। उसके बाद जो है इमीडिएट डिमांड फॉर दिस टाइप ऑफ टैलेंट, मतलब फ़ौरन से आपको ज़रूरत है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप करंटली एम्प्लॉयज़ को लेके चल सकें, डैट इज़ वाई आप न्यू टैलेंट को हायर करें। तो ये कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं एक्सटर्नल हायरिंग के या एक्सटर्नल सोर्सेज के। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। वो क्या है कि अट्रैक्टिंग one disadvantage of external recruitment is that attracting, contacting and evaluating potential employees is more difficult. ऑफ कोर्स उसमें से आपको चॉइस करना मुश्किल हो जाता है, और ये हाइप क्रिएट करता है, एक पैनिक क्रिएट कर देता है अमंग ऑर्गेनाइजेशन के किसको चूज़ किया जाएगा, किन बेसिस के ऊपर चूज़ किया जाएगा, तो ये इशूज़ हैं। सेकंड जो पोटेंशियल डिसएडवांटेज आ जाता है इसका, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, एम्प्लॉयज़ हायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड नीड अ लॉन्गर एडजस्टमेंट और ओरिएंटेशन पीरियड। ऑफ कोर्स उनको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है, कि ये आ जाता है दिस कैन, और इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं,
Even jobs that do not appear to be unique to the organization require familiarity with the people, procedure, policies and special characteristics of the organization which they are performed. मतलब जब भी कोई आता है तो एक उसको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ कॉस्टली भी होती है और उनकी प्रोडक्टिविटी में भी मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, लेकिन फिर भी कई दफ़ा आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि अभी जो थोड़ा डाउनवर्ड है वो हमें इन फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप देगा या हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा। तो ये ऑफ कोर्स हर किसी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते ही हैं और ऑर्गेनाइजेशन वो सोर्स चूज़ करती है जिसमें बेस्ट पॉसिबल उन्हें आउटकम मिले इन द लॉन्गर रन देखा जाता है। अब इसमें जो कुछ एडवर्टाइजिंग के थ्रू इन चीज़ों को पोस्ट किया जाता है, मीडियम्स अगर हम देखें एडवर्टाइजिंग के मतलब अंडर जॉब को एडवर्टाइज़ कर दिया जाता है, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, क्या स्पेसिफिकेशन होगी जॉब की, लोकेशन, हर चीज़ मेंशन्ड होती है और उसके थ्रू किया जाता है। न्यू मेथड और सबसे ज़्यादा जॉब एडवर्टाइजिंग ही है, ठीक है। हेल्प वांटेड एड्स आर कॉमनली placed in daily newspaper and trade and professional publications। ये जॉब एडवर्टाइजिंग का इन्होंने ये भी दी हुई है। द प्लेसमेंट ऑफ हेल्प वांटेड एडवर्टीजमेंट्स इन डेली न्यूज़पेपर्स, इन ट्रेड एंड प्रोफेशनल पब्लिकेशन और इन रेडियो एंड टेलीविजन। अब अगर हम देखें तो मोस्टली इंटरनेट एडवर्टाइजिंग हो रही होती है। आप लोग इजीली लिंक्डइन पे और rosie.pk और इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जॉब रिलेटेड आपको एड्स मिल जाते हैं और आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ भी हैं, इनको हम थर्ड पार्टी के तौर पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंपनीज़ हैं इनके साथ बेसिकली अपना ये पार्ट जो है इनको आउटसोर्स किया होता है और ये कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ हायर करके देते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट जी, हाई करके देते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मेंशन्ड है वो है हेड हंटर। ये क्या है? ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो कि कैंडिडेट्स को सीक करती है या ट्रैक करती है फॉर हाई लेवल और एग्जेक्टिव पोजीशंस पे, ठीक है। इसी तरह लोअर लेवल पोजीशंस पे भी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि लोअर लेवल पोजीशन के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं। ये एग्जेक्टिव सर्च फर्म है और इसको हेड हंटर कहा जाता है और ये हाई लेवल पोजीशंस के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे होते हैं और ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल किसी भी ये ऐसी बहुत HR एजेंसीज़ हैं इवन कि ऑनलाइन वर्किंग चल रही होती है। ये rosie.pk आप कह लें और ये सारा कुछ ये इसी टाइप का काम कर रहे होते हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंबरशिप विद देम, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह डील कर रही हैं। अब इवन ऐसा है कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी प्लेसमेंट सेल का रोल प्ले करती हैं। वो भी आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मतलब जॉब प्लेसमेंट ढूंढ के देती हैं। सेल्स होते हैं बेसिकली वो इंस्टीट्यूट्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि आपको इन्फॉर्म करते हैं अबाउट दी वेकेंट पोजीशन इन सम ऑर्गेनाइजेशन और आप वहाँ पे जाके फिर अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कुछ टेम्परेरी हेल्प एजेंसीज़ हैं, एम्प्लॉय लीजिंग कंपनीज़ हैं और एम्प्लॉय रेफरल्स हैं, वॉक-इन्स और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस हैं। ये सारे बेसिकली एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ठीक है। उसके अलावा कैंपस रिक्रूटिंग है जो यूनिवर्सिटीज़ की, जिससे मैंने बात की, कैंपसेस में आकर ही आपका कोई टेस्ट ले लिया जाता है या इनिशियल इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लिए जाते हैं और उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करके फर्दर इंटरव्यू के लिए उन्हें बुला लिया जाता है और फिर उसी में से हायरिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरह है। फिर इंटरनेट रिक्रूटिंग है। बच्चों ये सारा रीडिंग मटेरियल है, इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ भी नहीं है, तो ये बल्कि आप लोगों का टास्क है। आप लोगों ने मुझे कल की क्लास में बताना है कि आपको इसमें से क्या समझ आया या फिर आपने इसको ब्रीफ करना है, ठीक है। और मैंने ये कल मुझे पता चल जाएगा किसने ये वीडियो सुनी है और किसने नहीं, और फिर आप लोगों ने बल्कि एक एक पेज के ऊपर इसको समराइज़ करके मुझे बताना है कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। ओके।